तो यार आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। और वो भी किसका प्राचीन इतिहास, मतलब भारत का प्राचीन इतिहास। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो इतिहास को जानने वाले स्रोत हैं उनको। स्रोत का मतलब बात किया जाए तो प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उस इतिहास को हम जो पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से, है ना। अगर अभी हम लोग अपना नॉर्मल दिमाग लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे खुदाई उड़ाई कोई किया होगा तो जमीन के नीचे दबे हुए सामान जो होंगे उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये चीज इतनी साल पुरानी थी। या फिर जो पुराने लोग हैं वो कला वगैरह जो बनाकर चले गए, दीवालों पर खाली बैठे रहते थे, दीवार में कला बना दिए, कुछ कहीं कर दिया, तो उनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ चलो भाई कुछ ऐसा सिस्टम था उस समय पर कि ऐसी कलाएं चलती थीं या उस समय की ऐसी संस्कृति थी, तो उसकी संस्कृति का पता चल जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा और अगर दिमाग आप लगाओ तो आप कह सकते हो कि उस समय जरूर कुछ न कुछ ज्ञान तो रहा करता होगा। उस ज्ञान से उस समय के समाज का पता लगाया जा सकता है। और उसके लिए हम लोग पुराने जो जमाने लोग हैं उन पुराने जमाने के लोग हैं उनके जो किताब लिखे हुए हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मनुस्मृति हो गया, तो ये भी एक पुराने जमाने के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने किताब लिखा है लोक धर्म पर। तो ये सब किताबें हैं, इनके द्वारा हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को जानते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनको आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो हमने अगर मोटा मोटा हम लोग विभाजन करना चाहें तो हम लोग एक तरफ रख सकते हैं वो सारे सामान, जैसे कि हड्डी मिल गया कहीं तो कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं पर कोई पुराना सामान मिल गया, कोई कटोरा मिल गया और औजार मिल गया, तो वो सब एक तरफ। और जो साहित्य है यानी कि जो किताबें हैं वो एक तरफ। तो दो तरीके से विभाजन किया गया है, एक तरफ किताबों को रखा गया है और एक तरफ रखा गया है स्रोतों को, पुरातात्विक स्रोतों को। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों को और पुरातात्विक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोत यानी कि किताबों वाले स्रोत जो किताबों में लिखे हैं कि उससे पता चलता है कि अच्छा उस समय ऐसा भी होता था। और पुरातात्विक स्रोत, आज की वीडियो में हम लोग साहित्यिक को देखेंगे। तात्विक पुरातात्विक होता है आई थिंक, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत और हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत जो है वो उसमें भी हम लोग दो साहित्य को देखेंगे। एक साहित्य जो हमारे घर में बने हुए हैं और दूसरे साहित्य जो हमारे बाहर के हैं। मतलब कि इसमें हम लोग दो चीजों को देखेंगे जो कि है एक तो देसी साहित्य को, देसी साहित्य, और हम लोग देखेंगे विदेशी साहित्य को। इसमें हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, एक तो चीनी साहित्य या फिर ऊपर लिखता हूँ यूनानी क्योंकि चीनी इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है। एक तो है यूनानी साहित्य और एक हम लोग देखेंगे चीनी साहित्य को। परंतु अगर हम लोग देसी साहित्य यानी कि अपना जो साहित्य है उसकी बात करें तो अपना साहित्य भी हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो जो कि धर्म पर आधारित था और एक जो धर्म पर आधारित नहीं था। मतलब कि एक धार्मिक साहित्य था हम लोग के पास जो धर्म की बातें करता था, और कुछ साहित्य और थे जो कि लौकिक साहित्य थे, जैसे कि कालिदास का ये तीन ठो देख सकते हो आप लोग। अजीब अजीब नाम है, मतलब बहुत खतरनाक नाम है इसमें। देख रहे हो, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो खैर चलो फेमस है। विक्रमोवशीयम तो बड़ी खतरनाक रचना है भैया। बाणभट्ट का हरचरित हो गया, पतंजलि हो गया, ये सब चीजें हैं। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। इसको पढ़ना नहीं है, मतलब बस जानना है कि ऐसा चीजें थी। लौकिक साहित्य को देखेंगे, ठीक है। लौकिक साहित्य
ये वापस से धार्मिक साहित्य भी, धर्म में भी 3 तरीके के धर्म हम लोग देखेंगे, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, है ना। साहित्य लिख लेना, ठीक है। और पुरातात्विक शोध के अंतर्गत हम लोग वही लोहा लकड़ी जो भी है, मतलब चीजें पुराने जमाने की, वो सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं भैया। सबसे पहली कहानी है साहित्यिक स्रोतों की। तो प्राचीन साहित्य के द्वारा प्राचीन समय को जानना, यानी कि किताबों के द्वारा हमारे जो पुराने जमाने हैं उसको जानना। लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इन सब के द्वारा जानना ही हम लोग का साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं देसी को विदेशी को। पहले देखेंगे देसी को। देसी की बात करें तो देसी मतलब कि जो हमारे घर की जो बनी हुई सामान है, मतलब कि घर में जो हमारा साहित्यिक रचना हुई है, जो कि एकदम प्योर रचना है, मस्त रचना है हमारा, जैसे कि गीता हो गया और भी बहुत सारी रचनाएं, उपनिषद हो गए, वो सब इसमें आते हैं देसी के अंतर्गत। तो देसी में हम लोग देखते हैं वे प्राचीन भारतीय साहित्य जो भारत के प्राचीन समय का उल्लेख करते हैं, देसी साहित्य कहलाते हैं। और देसी में भी हम लोग क्या देखते हैं, धार्मिक और लौकिक। तो अब धार्मिक की बात करते हैं, इसको देखेंगे फिर यहाँ पर आएंगे। धार्मिक साहित्य की बात करें तो भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण धार्मिक साहित्य हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग 4 वेदों को देखते हैं, है ना। 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। 4 वेद देखते हैं। और ये जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, वो भी पद्य शैली में। मतलब एक तो संस्कृत भाषा, दूसरी पद्य मतलब कि कविता के रूप में, है ना। तो पद्य में लिखे हैं, दूसरी बात ये संस्कृत में लिखे हैं। तो अगर कोई आम इंसान है, तो अभी मैं खुद पढ़ूँ तो मैं खुद समझ ना पाऊँ, है ना। मुझे तो हिंदी समझ में नहीं आता, तो मैं संस्कृत कहाँ समझ पाऊंगा, है ना। अभी नॉर्मल अब आप बात करो अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप ना समझ पाओ, ठीक है। तो भैया यहाँ पे होता है कि इन जो 4 वेद हैं, काफी पुराने वेद है। यजुर्वेद सबसे पुराना वेद है इसमें। और ऋग्वेद है, सामवेद, इसमें संगीत का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना होता है, सब कहानी है। परंतु इन वेदों से हमें वैदिक आर्यों के भौगोलिक परिक्षेत्र का पता चल जाता है, और साथ ही साथ उनके सांस्कृतिक जीवन का ही पता चलता है। बात यह है कि ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इस चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना। हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो कैसे पता चलेगा ये सब क्या लिखा है। तो जो विद्वान लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं और अपना उसको पढ़कर उस मतलब वेदों को पढ़कर अपने सरल भाषा में वो उसको बताते हैं, है ना। तो वेदों का अर्थ समझना मुश्किल था, अतः वेदों का सरल व सहज व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा सहजता हो पाया इसका। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो एक ऐतरेय और कौशितकी करके ये 2 ग्रंथ बनाए गए हैं, जो कि ऋग्वेद को आसान भाषा में समझाते हैं। ऐतरेय और कौशितकी। हो सकता है कि ऐतरेय और कौशितकी में गोंडागोल भी किया गया हो, है ना। सब कहानी है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ इसमें देखते हैं। तो ये तो हो गया ये सब चीजें। अब यहाँ पर एक और साहित्य देखने को मिलता है जो कि है आरण्यक। आरण्यक की संख्या 7 थी। 7 प्रमाणिक आरण्यक हम लोग को अभी देखने को मिलते हैं अभी तक। और प्राचीन समय में महर्षियों द्वारा आरण्यक मतलब कि अरण्य यानी कि जंगल यानी कि वन, यानी कि जो महर्षि वन में रहकर शिक्षा वगैरह देते थे और अपने ज्ञान को उन्होंने बताया, या फिर अपने ज्ञान को उन्होंने एकांत में रहकर ज्ञान प्राप्त किया, उस ही ज्ञान को उसी ज्ञान को उन्होंने किताब में लिख दिया। मतलब किताब में क्या लिख दिया, पांडुलिपि के फॉर्म में रखा, और फिर वो जो है कि हम लोग को तक आज पहुंच पाई। 7 प्रमाणिक है और बाकी होंगी तो होंगी, है ना। उसके बाद आता है उपनिषद साहित्य। उपनिषद मतलब होता है, उप मतलब कि सामने, निषद मतलब कि सुनना, सामने बैठकर सुनने वाला ग्रंथ होता है उपनिषद। उपनिषद में हम लोग देखते हैं कि जो बड़े महर्षि लोग थे वो लोग अपने शिष्य को सामने बैठाएं और ये रहा गुरु, ये रहा शिष्य, इसको बताया ज्ञान, इसने सुना और सुनकर कंठस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया। अब इन्होंने यही ज्ञान को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ते बढ़ते
हम लोग देखते हैं कि 12 प्रमाणित उपनिषद हम लोग को अभी तक मिल पाए हैं। इसमें से कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद करके बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलते हैं। तो ये भी है। खैर रिवाइज कर रहे हैं, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी बन चुका है 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो 15 मिनट तक हम लोग रखते हैं कि सब खत्म कर दें। चलो भाई, तो फटाक से रिवाइज करते हैं आगे की चीज़ को। उपनिषद में से हम लोग ये देखते हैं कि भैया जो है कि सामने बैठाकर जो है ज्ञान दिया गया। इसमें हम लोग बात करते हैं ब्रह्म के विषय में, इसमें हम बात करते हैं मोक्ष के विषय में। इसमें जो भी कर्म कांड होते हैं उनका बहुत भारी विरोध किया जाता है। जैसे कि अभी के ज़माने के जो पुनर्जन्म है, ये सब चीज़ें जो हैं इस पर विरोध किया गया है इस पे। और इसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया जाता है मोक्ष पाना। मोक्ष पाना बड़ा खतरनाक चीज़ है, दुख के बंधनों से मुक्त हो जाना। अगर अभी आचार्य प्रशांत को देखा जाए तो आचार्य प्रशांत अभी इस ज़माने में एक सही काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को बता रहे हैं कि क्या है ये उपनिषद, और उपनिषद के अंतर्गत जो मोक्ष शब्द है इसका मतलब क्या है। नहीं तो बाकी सब तो उसी में लगे पड़े हैं, पैसा दो, दूध पिलाओ, दूध डालो जो है कि, तो उसमें लगे हुए हैं। खैर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इसमें ब्रह्म आत्मा के विषय में बात किया गया है। 12 प्रमाणित हैं, 12 प्रमाणित उपनिषद हमारे पास है, और यह वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाकाव्य साहित्य करके एक साहित्य हम लोग को मिलता है, जिसमें हम लोग देखते हैं महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत, ये दो जो महाकाव्य हैं इनको हम लोग देखते हैं। इसमें ये मकड़ी भाई आ गई है। इसमें महाकाव्य देखते हैं, 500 BC से शुरू होता है इसका रचना, और इसके अंतर्गत हम लोग रामायण और महाभारत को देखते हैं। हमें बस इसको रामायण और महाभारत को देखने पर भी हम लोग को पता चलता है कि प्राचीन समय में जो सैन्य व्यवस्था थी, राजनीतिक जीवन था, वो कैसा होता है। बस इसके बारे में बात करें स्मृति साहित्य की, तो स्मृति साहित्य बहुत खतरनाक ये समय था, जो कि होता है मौर्योत्तर काल से पूर्व मध्य काल तक। ये जो भी रचनाएं की गई उसको कहा गया स्मृति साहित्य। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक को आता है मनुस्मृति, सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और भी बहुत सारी स्मृतियां हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे खतरनाक मनुस्मृति है। एक तो पता नहीं कौन है, मोटे से है, वो कहते हैं कि मनुस्मृति जो है कि संविधान है भारत का। इसमें कर्मकांड का विषय, कर्मकांड के बारे में बात किया गया है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत खतरनाक ग्रंथ है ये, है ना। एकदम समाज को पीछे ले जाने वाला ग्रंथ है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने स्मृति को देखा, महाकाव्य को देखा, उपनिषदों को देखा, आरण्यक को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं हिंदुओं को छोड़कर, मतलब जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है उसको छोड़कर बौद्ध साहित्य को। और मैं अपना हलवा भी खा रहा हूँ इधर। बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख जो साहित्य है वो है त्रिपिटक साहित्य। त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत हम लोग 3 चीजों को देखते हैं, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के नीति प्रवचन है, नीति प्रवचन है ना। इन त्रिपिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म से संबंधित ही जो साहित्य है वो लिखा गया है, जिसमें से कि सुत्त पिटक में हम लोग देखते हैं नीति प्रवचन का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक करके है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ से जुड़े विविध विधान हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की धार्मिक चर्चा है। तो बौद्ध साहित्य में भी इस तरीके से है मतलब। इसके बाद बात करें तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान ग्रंथ से मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ये भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इससे पता चलता है कि मौर्य वंश कैसा था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, और ये भी जो है इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य वीगन, गो वीगन करके जो नारा लगा है वो एक तरीके से सकते हो गो, अरे भैया ये जो है कि ये मकड़ी ससुर के नाती जो है, इसके अंतर्गत अंग उपांग, भद्र बाहु चरित जैसे ग्रंथ शामिल हैं। और मैं कसम बताऊं तो आप जैन साहित्य का विकास देवी कृति का वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे समझाया जैन साहित्य को अपने एक वीडियो में, फिलॉसफी वाले वीडियो में। लौकिक साहित्य की बात करें तो वे साहित्य जिनका संबंध धर्म से नहीं है उनको लौकिक साहित्य कहते हैं। हमने खत्म कर लिया,
अब हम लोग कहाँ आ गए, इस पर। ये खत्म कर लिया। अब लौकिक मतलब कि जो धर्म से संबंधित नहीं है परंतु देसी है। देसी में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की रचनाएं, ये तीनों मान रहे हैं, मालविकाग्निभित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वशीयम शामिल है। इसके बाद बाण भट्ट की हरचरी, चंद्रबरदाई, ये सब शामिल है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये सब शामिल है। तो लौकिक साहित्य से भी हम लोग पुराने जमाने की जो चीजें हैं उनके बारे में जान पाते हैं। और अगर बात करें विदेशी साहित्य, अच्छा ये भी खत्म। अब आया विदेशी साहित्य। इसमें क्या है, यूनानी और चीनी। चीनी की बात यहाँ पर नहीं की गई है, यूनानी की बात यहाँ पर की गई है। तो विदेशी साहित्य मतलब कि जो पुरानी चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें इतिहास के पिता की, तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो भी भारत के विषय में सुनी सुनाई बातों पर कुछ उन्होंने लिख कर गए थे, उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि वो भी कुछ प्राचीन भारत के इतिहास को बताते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था। तो वहां से भी हम लोग कुछ मिला है। ये सारी चीजें जो कुछ मिला है ना, उस सारी चीजों को हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैन साहित्य इसके अंतर्गत आंग, उपांग, भद्र, बाहुचरित। ठीक है, लौकिक साहित्य में हमने देख लिया। विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनानी साहित्य देखते हैं, और हेरोडोटस ने भारत के संदर्भ में सुनी सुनाई बातों द्वारा कुछ उल्लेख किया है। इसके अलावा सिकंदर महान के साथ ओनेसिक्रिटस, निर्याकस, अरिस्टोबुलस, ये तीन लोग आते हैं और ये तीन जो रचनाएं करते हैं अपनी, उसके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पता चलता है। और अगर बात करें चंद्रगुप्त के समय की, तो चंद्रगुप्त में एक मेगस्थनी जाते हैं, उन्होंने अपनी इंडिका लिखी है। इंडिका में भारत का उल्लेख मिलता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का जो साहित्यिक स्रोत है वो हम लोगों को प्राप्त होता है, और इसमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वही हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।